हेलो दोस्तों, अनअकैडमी की हिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हाल ही में आपने लोकसभा से पारित हुए एक बिल पर चर्चा सुनी होगी, जिसे संविधान का 128वां संशोधन बिल बताया गया है। और यह बिल महिलाओं के आरक्षण से संबंधित है। और आरक्षण कहाँ पर? लोकसभा और राज्यसभाओं में। अब यह जो बिल है अपने आप में इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इस पर इतनी चर्चा क्यों की जा रही है, इस तरह के बहुत सारे मुद्दे हैं जो आज के इस डिस्कशन में हम शामिल करेंगे। इसके अलावा इस बिल से कई सारे ऐसे सवाल हैं जो आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि यह बिल परिसीमन पर चर्चा करता है और साथ ही जनगणना पर चर्चा करता है। तो जनसंख्या का महत्व जैसे जैसे देश में बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे इस पर भी चर्चा एक बार और शुरू हो जाती है कि आखिरकार परिसीमन को हमने इतने लंबे समय से टाल करके क्यों रखा था। एक मुद्दा जनसंख्या का इससे भी जुड़ता है। दूसरा, इस अधिनियम को नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहा गया है। इस पर क्या क्या चर्चाएं हैं, कौन कौन से मुद्दे हैं जो आपको एक अभ्यर्थी के रूप में जानने चाहिए, आज के इस टॉपिक में हम इन सभी बातों पर चर्चा कर लेते हैं। टॉपिक है परिसीमन क्या है और महिला आरक्षण विधेयक का लागू होना इस पर क्यों निर्भर करता है। तो एक सवाल है जो आपसे पूछा जा सकता है कि आखिरकार परिसीमन की परिभाषा पर इस महिलाओं के आरक्षण से जुड़ा हुआ विधेयक क्यों ला दिया गया है, या इसको इससे क्यों जोड़ दिया गया है। ठीक है, एक एक करके समझेंगे। तो इस अधिनियम को क्या कहा जाएगा? नारी शक्ति वंदन अधिनियम। हालांकि अभी के लिए ये बिल है, क्योंकि इसको संविधान के 128वें संशोधन विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। और अभी के लिए लोकसभा से पारित हो गया है। उम्मीद ये भी है कि इसी सत्र के दौरान राज्यसभा से पारित हो सकता है और इसको मंजूरी भी मिल सकती है। तो इस बिल का जो प्रमुख प्रावधान है वो क्या कहता है कि लोकसभा में और राज्य की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए जो सीटों का आवंटन है वह 33% तक लागू कर दिया जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। वर्तमान समय में अगर आप अनुच्छेद 300 और 302 को देखते हैं तो यहाँ पर आपको आरक्षण के कुछ मुद्दे दिखते हैं, लेकिन वो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों तक ही सीमित हैं। अब वहां पर ही कुछ क्लॉज और ऐड किए जाएंगे, यानी आर्टिकल 81 में इसको ऐसे लिख लेते हैं कौन कौन से अनुच्छेद इसमें शामिल होने वाले हैं। ये कुछ प्रमुख अनुच्छेद होंगे जिस पर यह संविधान संशोधन प्रभाव डालेगा। अनुच्छेद 81 आपसे लोकसभा के अंतर्गत इसकी संरचना पर चर्चा करता है कि कितनी सीटें होंगी, कितनी सीटें नहीं होंगी। तो अगर आप इसको देखें तो लोकसभा में वर्तमान समय में आर्टिकल 81 के तहत जो सीटों का आवंटन है वो आपको दिखाई देगा 550 अधिकतम संख्या जो रखी गई है वो भी निर्वाचित प्रतिनिधियों के अंतर्गत। लेकिन वर्तमान में जो इसकी सीमा है वो सीटें जो है 543 तक ही अभी के समय निर्वाचित की जाती हैं। तो 543 सीटें अभी हमारे पास मौजूद है। और जो 2 सीटों की चर्चा है ये है एंग्लो इंडियन की सीट्स। यदि राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि एंग्लो इंडियन समुदाय से जो प्रतिनिधित्व है वो उतना नहीं है, यहाँ पर 2 लोगों को नाम निर्देशित किया जा सकता है और फिर वो यहाँ पर सदस्य के रूप में आपको दिखाई देंगे। तो अनुच्छेद 81 के तहत इतनी बात है। फिर आता है अनुच्छेद 82 जो राज्यों के अंतर्गत लोकसभा की सीटों के परिसीमन की बात करता है, यानी कि सीटों का पुनर्निर्धारण। अनुच्छेद 239 ए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए विशेष उपबंधों की बात करता है। अनुच्छेद 170
राज्य विधानसभाओं के गठन की बात करता है, जिसमें जोड़ा जाएगा कि अब महिलाओं का आरक्षण यहाँ पर दिया जाएगा। और अनुच्छेद 300 और 302 बात करते हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से जुड़े हुए आरक्षण पर। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख बातें हैं इससे जुड़ी हुई। अब आते हैं टॉपिक पर, ताकि आपको मूल विषय की जानकारी मिल सके। तो अब बात यह है कि इस आरक्षण की जो चर्चा है, ये इसके प्रावधान को कानून के शुरू होने के बाद की गई प्रथम जनगणना के प्रकाशन के बाद परिसीमन प्रक्रिया के बाद लागू किया जाएगा। बहुत लंबी लाइन है, इसको आसान करके समझ लीजिए कि ये जो कानून है, अगर ये बन जाता है, नहीं पारित हो गया, राष्ट्रपति से मंजूरी मिल गई, फिर ये लागू तब होगा जब एक बार परिसीमन की व्यवस्था हो जाएगी और इसके पहले जनगणना पूरी हो जाएगी। तो आपको दो शब्द समझ में आए कि इस कानून के लागू होने के लिए जनगणना का होना आवश्यक है और दूसरा परिसीमन किया जाना आवश्यक है। दो बातें बहुत महत्वपूर्ण है, उसके बाद ही ये जो रिजर्वेशन है ये लागू हो सकता है। ठीक है, ये दोनों ही बातें यहां लिखी हुई है। तो परिसीमन एक जो शब्द आपके सामने आया, इसका क्या अर्थ होता है? परिसीमन आखिरकार क्या है? इसी ही इंग्लिश में कहते हैं डिलिमिटेशन। इसका अर्थ है कि नवीनतम जनसंख्या आंकड़े के हिसाब से संसदीय और विधानसभा के जो निर्वाचन क्षेत्र हैं, यानी कि निर्वाचन की जो सीट हैं, उनको फिर से निर्धारित करने की एक प्रक्रिया है। ठीक है, फिर से समझें। नवीनतम जनसंख्या आंकड़ों के हिसाब से, यानी कि जो जनसंख्या के आंकड़े जब नए आएंगे उसके बाद ही परिसीमन होगा। क्योंकि एक समय तक ऐसा हो सकता है कि किसी राज्य के भीतर लोकसभा की जो सीटें हैं उसकी जनसंख्या के हिसाब से रही हैं और जनसंख्या कुछ समय बाद बदल जाएगी। अगली जब जनगणना होगी उस समय तक जनसंख्या में बदलाव आ चुका होगा। उसके बाद क्या होगा? जनसंख्या के हिसाब से समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कराने के लिए सीटों का आवंटन फिर से करना होगा। हालांकि हमारे देश में 1971 की जनसंख्या के आधार पर इन सीटों के निर्धारण को फिक्स कर दिया गया था। अभी हम इस पर भी आगे बात करेंगे। और जो निर्वाचन क्षेत्रों की इस वक्त की व्यवस्था है वो 2001 की जनगणना के आधार पर है। तो एक सवाल आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि आखिरकार ऐसा क्यों किया गया था? हमने 1971 की जनसंख्या के आधार पर चीजें क्यों फिक्स कर दी? ऐसी कौन कौन सी समस्याएं थी हमारे सामने कि हमने इसको आगे नहीं बढ़ने दिया? और वर्तमान समय में अगर आप देखेंगे तो अभी के लिए संविधान में जो शब्द लिखा हुआ है वो है 2026 की जनगणना के बाद, यानी 2026 के बाद फिर आप ऐसी जनगणना जो करेंगे उसके हिसाब से फिर आप परिसीमन कराएंगे और फिर नई सीटों का आप निर्धारण करेंगे। तो सीटों का निर्धारण और निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण, यहां पर दो प्रमुख बातें आती हैं जो परिसीमन के तहत किया जाता है। अभी के लिए 2021 की जनगणना को परिसीमन का आधार बनाया जा सकता है और निर्वाचन क्षेत्रों में वृद्धि और पुनर्निर्धारण किया जा सकता है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 2026 लिखा है। एक सवाल आप ये पूछ सकते हैं कि सर 2026 है तो इससे पहले क्यों कर सकते हैं? अब तो 2031 की जनगणना के हिसाब से होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन यहाँ समस्या यह है कि जो 2021 की जनगणना थी वो हो नहीं पाई थी कोविड-19 के कारणों के चलते। तो अगर ऐसा हुआ कि 2021 की जनगणना 2024 के बाद से हम शुरू करते हैं तो ऐसा संभव हो सकता है कि 2025 तक जनगणना होगी और उसके आंकड़े आते आते 2026 की सीमा बीत जाएगी। तो 2029 के जो चुनाव हैं उनके आने तक ऐसा आप देख सकते हैं कि हो सकता है जो आरक्षण की प्रक्रिया है वो लागू हो जाए, क्योंकि 2024 का जो चुनाव है उसके लिए बहुत समय शेष नहीं है। इसलिए उसके पहले अगर आप सोचें कि आरक्षण लागू हो जाएगा तो ये संभव नहीं होगा। हाँ, ये है 2029 के चुनाव में हो सकता है, अगर कोई व्याधि नहीं आई और नहीं हुआ तो फिर 2031 की जनगणना के बाद ही ये चीजें हो सकेंगी। तो 33% का जो आरक्षण है भविष्य के चुनावों में महिलाओं के लिए आरक्षित होता हुआ आपको दिखेगा। ठीक है, वही बात यहां लिखी हुई है। अब परिसीमन की अगर हम पृष्ठभूमि को देखें तो परिसीमन अब तक 4 बार हुआ है। ठीक, 1952 में, 1963 में, 1973 में और 2002 में। अगर आप 2002 के परिसीमन को देखेंगे तो इसमें केवल सीमाओं को फिर से परिभाषित किया गया था, यानी जो सीटों की संख्या है उसमें बदलाव नहीं था। अब यहाँ पर दो शब्द हैं, एक बार उनके बारे में भी समझ लीजिए। मान लीजिए किसी राज्य के लिए अगर सीटों की संख्या को हम देखें तो उत्तर प्रदेश का एक उदाहरण लेते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में लोकसभा की 80 सीट हैं, यानी कि परिसीमन के तहत जो निर्धारित है उसमें 80 सीटों का आवंटन उत्तर प्रदेश के लिए किया गया है। ये कैसे होगा? ये उसकी जनसंख्या के हिसाब से होगा।
क्योंकि आपको कई राज्य ऐसे भी मिलेंगे जहां पर केवल एक सीट होगी, कई राज्य ऐसे हैं जहां पर 48 सीट है, 40 सीट है, 42 सीट है, इस तरह से संख्या दिखाई देगी। लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश के जिलों को देखें तो जिलों की संख्या 75 है, तो यानी कि जो परिसीमन है उसके हिसाब से जो सीटों की संख्या है वो जिलों के आधार पर निर्धारित नहीं है। हो सकता है किसी जिले में ज्यादा जनसंख्या हो, किसी जिले में कम जनसंख्या हो। तो जो निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या है वो है 80 निर्वाचन क्षेत्र और 80 सीट। इसी तरह आप कुछ और राज्यों का भी उदाहरण देख सकते हैं। महाराष्ट्र में भी इसी तरह जितने जिले हैं उसके हिसाब से सीटों की संख्या ज्यादा है। मान लीजिए 36 जिले हैं तो 48 सीटें हैं। तो जिलों के हिसाब से सीटों की संख्या निर्धारित नहीं है। अब जो निर्वाचन क्षेत्र है, निर्वाचन क्षेत्र की संख्या में बदलाव के हिसाब से इसके दायरे में अंतर किया जा सकता है, और 2001 की जनगणना के हिसाब से फिर इसके दायरे में अंतर किया गया है। तो जो निर्वाचन क्षेत्र का दायरा है वो 2001 की जनगणना के हिसाब से निर्धारित किया गया है, और जो निर्वाचन के लिए सीटें हैं उनकी संख्या 1971 की जनगणना के हिसाब से निर्धारित की गई है। अभी हम इस पर यहाँ पर बात करेंगे। तो 1976 के बाद लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या नहीं बदली है। 1976 में 42वां संविधान संशोधन लाया गया था श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा, क्योंकि उस समय प्रधानमंत्री थी। तो उन्होंने क्या किया कि इन सीटों की संख्या को सन 2000 तक के लिए फिक्स कर दिया। ये कहा कि अब इनको बदला नहीं जाएगा सन 2000 तक। ऐसा क्यों किया, इसका भी बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि उस समय के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो राज्यों के बीच में जनसंख्या बढ़ने का एक दबाव दिखाई दे रहा था, क्योंकि उस समय हम जनसंख्या नियंत्रण की नीतियों को लागू कर रहे थे। तो आप अगर परिसीमन की व्यवस्था को देखते हैं तो यहाँ पर जनसंख्या के हिसाब से किसी राज्य को सीटों का प्रतिनिधित्व मिलता है लोकसभा के भीतर। तो एक समस्या यह आ रही थी राजनीतिक टकराव की, अगर सीटों को बढ़ाया गया तो जनसंख्या वृद्धि के हिसाब से ही सीटें बढ़ेंगी। तो वो राज्य जो जनसंख्या नियंत्रण के नियमों को ठीक तरह से लागू नहीं कर रहे उनको सीटों की संख्या में ज्यादा लाभ मिल जाएगा। ये कुछ उत्तर भारतीय राज्य हो सकते थे। वहीं दक्षिणी राज्यों को इस बात से चिंता बढ़ गई, तो उन्होंने इसका एक समाधान निकालने के लिए क्या किया कि सीटों की संख्या को सन 2000 तक के लिए फिक्स कर दिया। और 2001 में फिर 84वां संशोधन आता है, जिसको अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार लेकर के आती है, और ये इसको फिर और अगले 25 वर्षों के लिए बढ़ा देते हैं। तो अगले 25 वर्षों के लिए बढ़ाने का मतलब था कि अब जो परिसीमन होना था 2026 के बाद होना था, ठीक है। और यहां पर जो निर्वाचन क्षेत्र की बात आई थी वहां पर जनसंख्या ली गई थी 1991 की। फिर एक और संशोधन होता है 2003 में 87वां संविधान संशोधन, और इसके बाद इस जनगणना को, इस निर्वाचन क्षेत्र के लिए 2001 की जनगणना की बात कर दी जाती है। याद रखिएगा यहाँ पर क्षेत्र में जो सीटों की संख्या है उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ था, ना ही क्षेत्रों की संख्या में, केवल उसके जो सीमाएं हैं उनमें बदलाव हुआ था, नाम वही रखा गया था और संख्याएं नियत थी। जैसे उत्तर प्रदेश में भी हमने 80 की चर्चा की तो 80 बनी हुई है, केवल जनसंख्या का आंकड़ा थोड़ा सा अलग अलग है। 1976 के हिसाब से यानी कि 1971 के हिसाब से जो सीटें हैं वो यहाँ पर निर्धारित हैं, और 2001 के हिसाब से निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या निर्धारित की गई है। तो संविधान में मौजूदा प्रावधान के अनुसार अगला परिसीमन 2026 के बाद यानी 84वें संविधान संशोधन के तहत जो 25 वर्ष की सीमा दी गई है उसके बाद जो पहली जनगणना होगी उसके हिसाब से होना चाहिए। इसलिए 2021 की जनगणना जो नहीं हुई है उस पर एक अंदेशा लगाया जा रहा है कि ऐसा हो सकता है कि उस जनगणना के आधार पर हम परिसीमन लागू कर दें, जो कि 2026 के बाद उसके आंकड़े अगर आते हैं तो। अगर नहीं आ पाए, कोई व्यवधान आया, तो फिर 2031 की जनगणना के बाद आप इस चीज़ को देख पाएंगे। तो कोविड के वजह से इसमें देरी हुई थी, तो ये वही बात है कि परिणाम प्रकाशित होने में 1-2 साल का समय लग जाएगा। अगर 2025 में हम जनगणना शुरू करते हैं तो 2029 के आम चुनाव में ऐसा हो सकता है कि आपको सीटें बढ़ी हुई मिल जाएं। अब एक सवाल यह है कि परिसीमन की आवश्यकता क्यों है? तो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना इसका एक मकसद है, ताकि प्रत्येक व्यक्ति का मत मूल्य एक समान हो। यानी कि अगर आप एक उदाहरण से इसको भी समझ लें तो आपको चीजें समझना आसान हो जाएगा। मान लीजिए कोई एक राज्य है जिसकी जनसंख्या
वैसे तो 60 लाख के नीचे वाले राज्यों में ऐसी बात नहीं होती, फिर भी मान लीजिए किसी राज्य की जनसंख्या 1 करोड़ है, उस 1 करोड़ की जनसंख्या के हिसाब से उसको 1 सीट दी गई है। ये केवल आपको मान के चलना, 1 सीट दी गई है, ठीक है। वहीं एक दूसरा राज्य है जिसकी जनसंख्या 10 करोड़ लोगों की है। तो आपको क्या लगता है अगर इसको भी 1 सीट दी जाएगी तो ये किसी तरह से समान प्रतिनिधित्व होगा? तो ये समान प्रतिनिधित्व नहीं होगा, यानी इसको लगभग 10 सीटें तो मिलनी ही चाहिए। तो यही है कि समान प्रतिनिधित्व लोगों को मिल सके। दूसरा, इसमें जो निर्वाचन क्षेत्र की बात आती है, मान लीजिए किसी राज्य में 1 करोड़ लोगों की जनसंख्या के हिसाब से 10 निर्वाचन क्षेत्र बनाए गए हैं। अब वहां पर 10 करोड़ की जनसंख्या अगर हो जाए तो आपको क्या लगता है कितने निर्वाचन क्षेत्र बन जाने चाहिए? कुछ इससे ज्यादा होने चाहिए, ना कि इतने ही, ताकि जनसंख्या का समान प्रतिनिधित्व उस क्षेत्र से आने वाले संसद के सदस्य को, यानी कि लोकसभा के सदस्य को मिल सके। निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या और राज्य की जनसंख्या के बीच संतुलन बनाए रखना भी आवश्यक होता है। और तीसरा यह भी है कि राजनीतिक पूर्वाग्रह से बचने के लिए गैरीमैंडरिंग को रोकना भी जरूरी है। गैरीमैंडरिंग एक शब्द है, आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। इसका मतलब क्या है कि अनुचित लाभ की नियत से निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण करना, जिससे किसी एक राजनीतिक दल को ज्यादा फायदा हो जाए। तो इस चीज को रोकने के लिए इस तरह की व्यवस्था यानी कि परिसीमन का किया जाना बहुत आवश्यक होता है। अब संबंधित जो संवैधानिक प्रावधान है, हालांकि हमने पहले चर्चा कर ली है और एक बार देख लीजिए। अनुच्छेद 82 लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए सीटों के आवंटन में पुनर्समायोजन और प्रत्येक जनसंख्या के पूरा होने पर प्रत्येक राज्य को निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित करने का प्रावधान। बेसिकली ये प्रावधान करता है क्षेत्रों के पुनर्सीमांकन का। अनुच्छेद 82 और अनुच्छेद 81 में सीटों की संख्या के बारे में कहा गया है। अनुच्छेद 170 विधानसभा की सीटों से संबंधित है। 330 और 332 जनजाति और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों से संबंधित है, उनको आरक्षण देने से संबंधित है, जो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटों की संरचना और आरक्षण की बात करता है। तो परिसीमन की प्रक्रिया कैसी होती है? एक स्वतंत्र परिसीमन आयोग के द्वारा इसे संचालित किया जाता है और इससे प्राप्त होने वाले निर्णयों को किसी भी कोर्ट में चुनौती नहीं दी जाएगी, ताकि आने वाले समय में जो अगले चुनाव होने हैं उसकी प्रक्रिया को बाधित न किया जाए। हालांकि इस पर भी कुछ अन्य नियम भी हैं। इसके आयोग की अगर आप नियुक्ति देखें तो भारत के राष्ट्रपति परिसीमन आयोग की नियुक्ति करते हैं। इसकी संरचना में मुख्य चुनाव आयुक्त, उच्चतम न्यायालय के एक रिटायर्ड जज और संबंधित राज्य के चुनाव आयुक्त शामिल होते हैं। परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी न्यायालय के समक्ष प्रश्नगत नहीं किया जा सकता और इसके आदेशों की प्रतियां संबंधित लोकसभा और राज्य विधानसभा के समक्ष रखी जाती हैं, लेकिन उनके द्वारा इसमें कोई संशोधन की अनुमति नहीं होती, कि ताकि किसी तरह का कोई विवाद ना खड़ा हो बाद में कि भाई सत्ता पक्ष ने ऐसा किया या विपक्ष ने ऐसा किया, या अगर इसमें किसी तरह का वाद होता है। इसमें एक बात और है, अगर लोकसभा का गठन है तो उस समय तक जो परिसीमन होगा उसका प्रभाव उस विघटन के पहले तक नहीं होगा, जब तक वो विघटित नहीं हो जाती या फिर राष्ट्रपति ऐसा कोई आदेश दे दे कि उनके आदेश के बाद ही वो परिसीमन फिर लागू होगा। तो राष्ट्रपति के पास ये शक्ति है यहाँ पर। अब परिसीमन एक राजनीतिक मुद्दा क्यों है? अभी हमने शुरू में चर्चा की, क्योंकि परिसीमन के परिणाम स्वरूप क्या होता है, संसदीय क्षेत्र में सीटों का आवंटन होता है, जहां पर जनसंख्या एक बड़ा मैटर है, बड़ा मुद्दा बनता है। 1951 की जनसंख्या के बाद अगर आप परिसीमन देखें तो लोकसभा की सीटें 489 से 494 की गई। 1961 के बाद ये सीटें 494 से 522 की गई हैं। 71 के बाद से 543 की गई हैं। अभी हमने चर्चा की 543 सीटें कैसे हैं, 550 कैसे हैं और 552 कैसे हैं। 1970 के दशक में 71 की जनगणना के आधार पर जो परिसीमन प्रणाली थी उसके बारे में चिंताएं पैदा हुई थी कि भाई जनसंख्या बढ़ती जाएगी, तो उसके हिसाब से फिर जो अन्य प्रावधान है वो लाए गए थे। जनसंख्या नियंत्रण के प्रयासों में न्यूनता वाले राज्यों को उससे लाभ होना था, अभी हमने पहले डिस्कस कर लिया। लेकिन फिर दक्षिणी राज्यों को उससे नुकसान होता, तो अंतर्राज्य जो सीट का विवरण है
उस पर परिसीमन के प्रभाव के चलते राजनीतिक झगड़े और विवाद ना खड़े हों, इसलिए कुछ संशोधन लाए गए थे। 1976 का 42वां संशोधन, जिसने 2001 तक सीट की सीमाओं के पुनर्निर्धारण और सीट के आवंटन को निलंबित कर दिया। अच्छा, पीछे हमने यहाँ पर इसकी चर्चा की थी, इसको एक बार देख लीजिएगा। ये 2000 मैंने लिखा है, ये 2001 तक है, ठीक है। और फिर 2001 के बाद अगला संशोधन आता है जो इसको अगले 25 वर्षों तक बढ़ा देता है, इसलिए ये बात 2026 तक हो जाती है, ठीक है। तो परिवार नियोजन को प्रोत्साहन देना इसका मकसद था 2001 में। फिर अगली सरकार आती है जो इससे जुड़ा हुआ एक संशोधन लाती है और सीमा को अगले 25 वर्षों तक बढ़ा देती है। यहाँ पर एक चीज और याद रखिएगा कि 2001 में एनडीए सरकार जो संशोधन लाई थी उसका विधेयक था 91वां संशोधन विधेयक 2000, और इसको कहा क्या गया था, संविधान का 84वां संशोधन अधिनियम 2002 विधेयक लाया गया था। विधेयक की संख्या ज्यादा थी, पारित हो जाने के बाद फिर उसको 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के रूप में हम देखते हैं। लेकिन जो विधेयक के रूप में अगर आप इसे देखेंगे तो 91वां संविधान संशोधन विधेयक था। तो ऐसे अक्सर होता है कि 99वां संविधान संशोधन अगर पारित होगा तो उसके लिए हो सकता है बिल की जो संख्या है वो ज्यादा हो, ठीक है, क्योंकि हो सकता है इसके पूर्व में लाए गए बिल पारित ना हुए हो तो उसकी क्रम संख्या बढ़ती जाती है। अब वर्ष 2026 को क्यों चुना गया है, ताकि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का अनुमान कहता है कि जनसंख्या की जो वृद्धि है वो स्थिर हो जाएगी। मतलब हमने तब ये कहा था कि 2026 के बाद करेंगे, तो क्यों करेंगे, क्योंकि पहले जनसंख्या की समस्या थी कि आगे नहीं होगी, तो उसमें यह अनुमान था कि हो सकता है उस समय तक जनसंख्या की जो वृद्धि है वो सीमित हो जाए। और धारणा ये थी कि जनसंख्या की जो नीतियां हैं और योजनाओं को जो हम लागू कर रहे हैं अगर वो ठीक से लागू होती रही तो 2026 तक आप देखेंगे कि भारत में जन्म और मृत्यु की दर लगभग बराबर हो जाएगी, ऐसी हमारी मान्यता थी और कुछ आकलन किए गए थे। अब होगी कि नहीं होगी ये एक अलग चर्चा है, ठीक है। तो ये इस विषय से जुड़ी हुई कुछ जरूरी बातें थी। डिस्कशन में जो जो बातें शामिल की उनको आप पॉइंट वाइज नोट कर लीजिएगा, परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी होंगी, ठीक है। अब आज का एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, परिसीमन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परिसीमन आयोग के आदेशों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, पहला। दूसरा कहा गया है जब परिसीमन आयोग के आदेश लोकसभा या राज्य विधानसभा के समक्ष पारित किए जाते हैं तो वे आदेशों में कोई संशोधन नहीं कर सकते, ठीक है। इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है, कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर देना ना भूलें। आप इस विषय के बारे में क्या सोचते हैं, क्या महिलाओं को आरक्षण दिया जाना यहाँ पर सही होगा, खासतौर से लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में, और सही है तो इसको अब तक क्यों नहीं लाया गया। इस तरह के कई सारे सवाल आप कर सकते हैं और इसका जवाब दे सकते हैं, तो कमेंट सेक्शन में इस सवाल का जवाब दीजिए। आपसे मिलते हैं अगले सेशन में। अगर चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिए, शुक्रिया।